चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपका मोशन 1D या फिर मोशन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और हमारा ये क्वेश्चन होमवर्क था, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो क्वेश्चन क्या था आपका? ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट follows a track that turns to his left by an angle of 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर एवरी 500 मीटर। जो ट्रैक बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि हर 500 मीटर की दूरी के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है। तो मतलब कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से हम स्ट्रेट 500 मीटर गए, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट लेना है। और कितना? विद द प्रीवियस जो आपका पाथ था उससे 60 डिग्री। प्रीवियस पाथ बोला मैंने, बहुत स्मार्टली एक ऐसी चीज बता दी जिससे बार बार हमें दिक्कत ना हो 60 डिग्री बनाने में। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री होगा। फिर इसको फॉलो करेंगे टिल 500 मीटर। फिर नेक्स्ट जो होगा वो इसी पाथ से 60 डिग्री होगा और हर बार लेफ्ट टर्न लेंगे। फिर नेक्स्ट टर्न लेंगे, फिर कितने जाएंगे हम? फिर से 500 मीटर। ठीक है, देखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड एंड सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो एक बार आपको जब वो तीसरी बार मुड़ेगा उस पॉइंट पर, तो देखो पहला टर्न यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे ले रहा, मतलब कि ये वो पॉइंट हो गया ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। पहला सवाल। इसका दूसरा पार्ट क्या है? कह रहे हैं जब वो सिक्स्थ टर्न लेगा तो तीसरे के बाद फिर वो चौथा टर्न यहाँ लेगा, पांचवा यहाँ लेगा और छठा फिर वापस से यहाँ पर आ गया। तो ये वाला तो ऐसे सॉल्व हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ही एंडिंग पॉइंट हो गया, मतलब जीरो। इसको पेन भी नहीं चलाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? एट्थ टर्न। फिर इसके बाद फिर वो आगे जाएगा, ये हो गया सेवेंथ और फिर एट्थ आपका यहाँ हो गया, है ना। तो एक्चुअल में ये सेकंड टर्न अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में होता है। इट डजंट मैटर आप कितनी बार उसके बीच में मोशन कर रहे हो, स्टार्ट करते हो मोशन और एंड कहां करते हो, बस वो मैटर करता है। ठीक, तो एक्चुअली देखा जाए तो सेकंड टर्न पे खत्म कर रहे हैं, तो हमें तो बस ये चाहिए ना। तो हम सेकंड टर्न के बीच में अगर हम निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसमें वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। एकदम बेसिक सा लॉ है। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो बात अलग है। डिस्टेंस पूछेगा तो 8 टर्न तक की डिस्टेंस कैसे ऐड करेंगे? हर 500 मीटर को हमें ऐड करना पड़ेगा टिल जो हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है ना। तो अगर हम तुमसे डिस्टेंस पूछते, तुम कहते हो सर 500 प्लस कितनी बार करते हैं? 8 बार आप 500 को जोड़िए। 8 बार कितनी बार करोगे? काउंट करो। 8 टर्न पे जा रहे हैं, 8 बार ही तो होगा। कितने हैं ये? देखो ना, ये हेक्सागन बना हुआ है। हेक्सागन है ना, 3 3 6 साइड हो गए, तो ये 500। फिर उसके बाद 2 और ऐड करने, 8 बार ऐड करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर एट्थ टर्न। ठीक है, दो चीजें मैंने यहाँ बताई। कह रहे हैं उसके बाद जब सॉल्व कर लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो कंपेयर करो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। तो मतलब डिस्टेंस पे जाएंगे कंपेयर करने के लिए। तो अगर मैं डिस्टेंस वाला सॉल्व करना चाहूँ, ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड के लिए 1 2 3 कितना हो गया? 1500 मीटर। फिर 6 के लिए ये पूरा हेक्सागन कवर हो गया, 6 टाइम्स ऑफ 500। ठीक है, कितना आ गया? 3000। फिर 8 के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, 4000 मीटर। समझ में आ गया? ये ऐसे ही वर्बली सॉल्व हो सकता है अगर आप नॉलेज को गेन कर लोगे। ये फिगर आपको गिवन नहीं था, मैंने बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा। इस डेटा को पढ़ के यू हैव टू इमेजिन ऑल द पॉसिबिलिटीज, उसके हिसाब से फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप बता पा रहे हैं क्योंकि ये फिगर बना हुआ। अभी ये मिटा दो, फिर आप गुल हो जाएगा, है ना। चलिए अब करके दिखाइए मुझे डिस्प्लेसमेंट। मैं वेट कर रहा हूं। अब तो मैंने बता दिया, अब तो कर लोगे। करो, वेक्टर लॉ यूज करना है। थर्ड टर्न निकालना है ना, तो अपन क्या करेंगे? सर दिस इज ए वेक्टर, राइट। एंगल भी दिया हुआ है सर यहाँ पर 60। ठीक है, अब ये क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है। रिजल्टेंट कहाँ होगा? अगर हम निकालें इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा बीच में। ठीक है, फिर को जरा पहले इसको इरेज कर देता हूँ पूरी लिंक, उसके बाद आराम से बताते हैं। ठीक, देखो ध्यान से देखो, एक वेक्टर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर हो गया? ओ, इसको ए बोल दिया मैंने। ये कितना है? 500 मीटर। ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? फर्स्ट टर्न पे पहुंच गए। ओरिजिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं अपना फिगर अलग बना दूं। फिर यहां से पहला लेफ्ट टर्न लिया तो यहां पहुंच गए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये यहां पर है मेरा सेकंड टर्न। ठीक है ना। मुझे थर्ड टर्न का निकालना है। ये भी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। देखो ना इसका रिजल्टेंट, ये देखो कौन सा है। अगर वेक्टर हम पढ़े हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, स्टेप नंबर 2 पहले
वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा सर? OB इज द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या करेंगे? अच्छा सर मुझे लेकिन एंगल नहीं पता है ना, तो मैं कहूंगा ऑलरेडी गिवन है, इसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे आगे, क्वेश्चन में गिवन है ये 60 डिग्री, तो हमें एंगल भी पता है, तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? a एंड b, अगर दो वेक्टर हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट 500 मीटर स्क्वायर प्लस 500 मीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू, या मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, जगह कम है, और cos 60, है ना। अब जो आएगा वो इन दोनों को रिप्लेस कर देगा, मैं यहां बना रहा हूं, और मुझे अगर अब निकालना है मुझे O और C के बीच में, तो मेरे पास फिर से दो वेक्टर हो गए, ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर हो गए। लेकिन इस बार एक चीज ध्यान रखना, एंगल बॉस, ठीक है, वो करके आपको बताना है, वो नहीं बता रहा मैं, ठीक है, जल्दी करो, काफी कुछ बता दिया मैंने। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एंगल 120 हो गया, एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल एक बन रहा है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल जहां बनता है उससे अपोजिट के दो एंगल इंटीरियर वाले सम करेंगे 60 मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 30 30, यहाँ 30 आ गई, ये पूरा 90। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका था जो मैंने आपको सिखाया, अब दूसरे तरीके के बारे, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, वो है, इसलिए पढ़ा रहे हैं दो तीन तरीके, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो जिसको जो तरीका सूट करे उससे सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आना चाहिए बस, ठीक है। एग्जामिनेशन क्रैक करना है, पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी बाद में करेंगे, पहले एग्जामिनेशन क्रैक कर लें, ठीक है, ठीक। अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये हेक्सागन है, ये क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं यार, है ना, परपेंडिकुलर कर रहे हैं। ये कितना होगा? 90, ये तो कितना हो गया? 30, और ये टोटल 120 था, ये कितना हो गया बीच वाला? 90। अरे तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप भी तो किया था, है ना। ये अच्छी बात है कि इंटेलिजेंट बच्चों पढ़ाना बहुत आसान होता है। कहने का मतलब है ये जो इसका जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा? अब ये इसका अगर मैं देखूं, अगर मैंने सिखाया है कंपोनेंट रिजॉल्व करना, तो इसी का एक कंपोनेंट यहां मिल रहा है, ये वाली जो पार्ट है, इतनी पार्ट, इसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से देखोगे तो यू कैन इजीली रिजॉल्व वेक्टर टू गेट द कंपोनेंट्स। हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। फिर तीनों को सिंपल ऐड कर देंगे, इसको 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 ऐड कर दो, आंसर आ गया, रिजल्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों आया? तुमको क्या कह रहे हैं? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो एक वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल यहां 60 है, पक्का क्लियर हो गया? रिजॉल्व करोगी, छोड़ो, ये 60 ये 90, कितना होगा? 30 होगा बेटा, होगा ना, मानती हो? तो हमने तुम्हें सिखाया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि अगर ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक वेक्टर है, अगर वो एंगल बन रहा है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ए कॉस और एक क्या बनेगा? ए साइन। मानते हो ना इस बात को? ठीक है, बस इसमें इमेजिनेशन प्रॉब्लम होती है। मैं देख गया कि यहाँ पर आपको ये 60 से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा भूल जाओ इसको, हम 30 से करेंगे। हम किससे करेंगे? 30 से। ये 30 निकल गया, ठीक है। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ये वेक्टर था तुम्हारा और ये लाइन थी, यहाँ पर एंगल 30, ठीक। इसके सामने एक लाइन है ऐसे जुड़ी हुई है, ये परपेंडिकुलर थी, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, सीधा बनाएंगे, ये ऐसे बना हुआ, यही बना हुआ है ना। अब तो मिला लो, ये देखो, ठीक, इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बताना। ये 500 मीटर की है वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा BC। मैं कहूंगा BC cos 30, सही कह रहा हूं मैं। और एक साइन कंपोनेंट कैसा आएगा? इधर आएगा BC साइन। क्या ये जो वेक्टर बना ये इसके पैरेलल है?
इसके पहले ना इसका नामकरण कर दें यार, इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं कि आसान हो जाए। तो ये क्या है हमारा, ये c था, ये n है, cn के पैरेलल है ये b sin 30 है ना, bc sin 30 माफ करना। तो इसका मतलब क्लियरली है कि मैं cn को लिख सकता हूं bc sin, आप कर पाओगे या अभी भी नहीं कर पाओगे, 500 कितना आएगा 1/2, 1/2 आएगा ना, कितना आ गया, ओके। ये तो एकदम बच्चों वाली चीज है, ये देखो कर लो, cos 60 आएगा इस बार, क्योंकि इस बार क्लोजिंग एंगल 60 ही है, cos 60 आ गया ना, cos 60 भी 1/2 होता है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OA cos 60 इज इक्वल टू व्हाट, क्या है ये नाम क्या दिया था मैंने, OM, यही दिया है ना, OM दिया था, कितना आ जाएगा 500 इंटू 1/, हमें ये मिल गया 250, ये मिल गया 500, ये मिल गया, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी कर लिया हमने, वेक्टर का लॉ यूज ही नहीं किया एडिशन वाला। तो कई तरीके हैं करने, ठीक है, उससे भी करोगे, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, तो इसी से कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर कितना आ गया, दूसरा करके दिखाओगे, 6th वाला करोगे क्या, 6th वाला करोगे, अरे हाँ ऐसे ऐसे करके, अरे 6 वाला 0 है, वो करना ही क्यों है और 8th वाला करो, 8th वाला तो अब क्या रिजल्ट निकालना, वो तो पहले ही निकाल दिया था मैंने, जो सबसे पहले किया था वही उसका आंसर है, रूट वाला, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, यहां से यहां मिलाना है ना, तो अब तो सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर सकते हैं अपन, कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, और वो भी नहीं करना है तो फिर चेंज करेंगे, कुछ और सोचेंगे, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर कितना आ गया, ये पहले वाले का आंसर आ गया OC, OC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500 इंटू 1/2 प्लस 500 प्लस 500 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। इज इट क्लियर? डिस्टेंस तो कर ही लोगे, डिस्टेंस बताना है मुझे, डिस्टेंस कर लोगे ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट 8th वाला करना है बेटा हम लोग संस्कृति, 6 वाला हो गया था, 6 वाले में क्या आ गया था, इधर से गए अपन वापस आके वहीं पहुंच गए, इसलिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0। बताइए मुझे 8th टर्म पे क्या होगा, 8th टर्म मतलब बताओ, √75 √30 हाँ गलत हो गया तुमसे, cos 30 होगा ना, cos 30 √3/2 होता है, cos 30 करो, हम करके नहीं दिखाएंगे। देखिए तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा था, यहाँ एंगल क्या होगा, रिजल्टेंट, जब दो इक्वल वेक्टर होता है, रिजल्टेंट जो आपका वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है उसका बाइसेक्टर होता है, रिजल्टेंट यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा 60 को, तो कितना हो जाएगा 30, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से अंदर ये कितना बन रहा है 120। तो एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से क्या होता है बताओ, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तभी सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी 30 हो गया, ठीक। इससे फायदा क्या होगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे या फिर कह सकते हैं प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो एक तो यहाँ पर आ जाएगी डिस्टेंस दैट इज 500 cos 30, और यहाँ पर क्या होगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालोगे तो यहाँ क्या जाएगा 500 cos 30। तो 8 टर्म के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पर, अगर हम बात करें 8 टर्म की, इसका नाम क्या होगा OB, OB विल बी इक्वल टू
क्या आ जाएगा 500 cos 30 प्लस 500 cos 30 cos 30 होता है √3/2 या फिर ट्वाइस ऑफ 500 इंटू √3/, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 500 √3। डिस्टेंस अगर किसी ने पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 500 दैट इज इक्वल टू 4000 मीटर। अगर 6 टन के लिए किसी ने पूछ दिया कि कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बेटा दैट इज 6 टाइम ऑफ 3000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछ दिया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ठीक है एट 6 टन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया, ये है। अब कंपैरिजन करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करके आप कंपैरिजन का टेबल बना देना। ठीक है, समझ में आ गया। कंपैरिजन करना है हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का हर एक केस में। तो तीनों केस में ये 8 वाला तो सामने ही है, तो क्या आ जाएगा, ये 500 √3 अपॉन क्या जाएगा √3/, ये इसका कंपैरिजन रेशियो। 6 टर्म में 0 ही रहेगा, और फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले केस में जो था कितना आया था 1000 आया था ना। इसमें काफी चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड कितना था, डिस्टेंस कवर्ड आपका यहाँ से आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है 3 टन है ना, 1500 क्या आ जाएगा, कंपैरिजन क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू व्हाट 1000 अपॉन बेटा 15। ठीक है, हो गया, कितना आएगा 2/3। मीटर नहीं कहेंगे, ये तो रेशियो वाली प्रॉपर्टी है, इसकी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, डन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए देखिए स्पीड क्या होता है, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो किस रेट पे कर रहे हो, मतलब कितना टाइम आपको लग रहा है डिस्टेंस को कवर करने में, उसी रेट को कहते हैं स्पीड। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और आपका इसका डायमेंशन निकालोगे तो सिंपल है, देखो डिस्टेंस क्या होता है लेंथ, और नीचे क्या है टाइम क्या है t, तो डायमेंशन क्या जाएगा lt माइनस 1। यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, किसमें एसआई में, ऐसा यूनिट में। सीजीएस में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्पीड में भी दो टाइप हो गया आपका, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ठीक है, जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मान लेते हैं यहां से यहां तक आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, जो टाइम लगा आपको वो 2 सेकेंड लगा। फिर सेम टाइम इंटरवल, मतलब आपको पहले से पता है बी और सी के बीच में आप कितना टाइम लोगे, 2 सेकेंड लोगे, और आपकी जो डिस्टेंस कवर है वो भी आपकी 2 ही मीटर होती है अगेन। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया बिटवीन ए टू सी, और जो स्पीड थी वो भी यूनिफॉर्म हो गई, क्योंकि अगर आप इसका रेट निकालोगे तो 2 मीटर अपॉन 2 सेकेंड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, वी ए बी निकाल दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली फॉर वी बी सी अगेन द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 मीटर एंड टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, सो अगेन इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो द यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि स्पीड आपकी चेंज नहीं होती है बिटवीन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, बस इंटरवल टाइम क्या है आपका सेम रहेगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये चीज बदल जाती है। फिर से यही तीनों पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, फिर से ये 3 पॉइंट ले लिए, लेकिन इस बार क्या होगा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अलग अलग हो जाएगी। पहले वाले में अगेन मैंने 2 मीटर ले लिया, दूसरे वाले में हमने 4 मीटर ले लिया। तो अगर हम यहाँ पर स्पीड निकालेंगे बिटवीन ए बी, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 मीटर, अच्छा 2 मीटर अपॉन 2 सेकेंड था, मैंने आई थिंक वहां पर 2 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, और किसी ने मुझे कहा नहीं कि सर आपने गलत कर दिया, यहाँ पे तो 1 मीटर पर सेकेंड है ना, और यहाँ पर मैंने गलती से जल्दीबाजी में लिख दिया था। ये यूनिफॉर्म के केस में वापस से लिख रहा हूँ, 2 मीटर पर 2 सेकेंड, 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड ना बेटा, ये गलती हो गई थी मुझसे। इस बार देखो ये यहाँ लिख रहा हूँ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब दूसरे केस में केस नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म,
ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा VAB 1 मीटर पर सेकेंड एंड VBC क्या हो जाएगा, VBC अगेन 4 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। नाउ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, सो इट बिकेम 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आपका स्पीड बदल रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी आप अनइक्वल हो गया। ठीक है, तो जब आपका स्पीड इंक्रीज होता है या फिर आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो सेम इक्वल इंटरवल टाइम में वो अलग अलग हो, तो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल टाइम, आपको मैंने बता दिया कि मैं 10 सेकंड का जो मोशन है, अब मैंने अभी देखो 2-2 सेकंड का इंटरवल बांटा था ना, अब मैंने कहा मेरे को 2-2 सेकंड नहीं देखना, मैं सीधे 0 से 10 के बीच में देखूंगा। ठीक है, अब उसके पीछे तुमने क्या किया, इट डजंट मैटर, बीच में हो सकता है ना, जैसे देखो 10 सेकंड के लिए कितने हो जाएंगे केसेस, 5 हो जाएंगे ना। ये 2 सेकंड का पहला इंटरवल, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड, मैं सिर्फ चेंज इन टाइम इंटरवल लिख रहा हूं, टाइम स्टैम्प लिखूंगा तो 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 एंड ऐसे इस तरीके से टाइम स्टैम्प होगा। टाइम स्टैम्प और इंटरवल अलग अलग चीज होती है, पहले से बता दे रहा हूं। टाइम स्टैम्प मतलब एक्यूरेट टाइम कितना हो रहा था, और इंटरवल का मतलब डिफरेंस कितना है 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, ये 2 सेकंड का फिर से इंटरवल, फिर आगे भी एक और पॉइंट होगा, वहां पर भी 2 सेकंड का, और एक और यहां पर हो सकता है। चलो मैंने 8 सेकंड का ले लिया, 8 सेकंड का केस ले लिया। अब यहां पर हो सकता है कि आपकी डिस्टेंस अलग हो, यहां पर अलग हो, यहां अलग हो और यहां अलग हो सकता है ना। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम दो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ फिर से 2 मीटर है, यहाँ फिर से 1 मीटर है, एज्यूम कर लिया मैंने इसे। ठीक है, तो मैंने हर इंटरवल को चेक नहीं किया, तो मैं डिफाइन नहीं करूंगा, मेरे को तो एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड के लिए मैं टोटल डिस्टेंस सम करूंगा, तो कितना हो जाएगा 6, और टोटल टाइम देखूंगा कितना हो जाएगा 8। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। समझ में आया ना, ये यूनिफॉर्म कहेंगे ना नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, सिर्फ हम एवरेज निकाल रहे हैं। जो चेंज आ रहा है उससे कहेंगे एवरेज कितनी स्पीड से चल रहा होगा। अलग अलग स्पीड अलग अलग इंटरवल में होगी, लेकिन अंदाजन इसके करीब एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम डिफाइन कर देंगे पूरे इंटरवल में मेरा एवरेज कितना है 60 का। जैसे जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो पूछते हैं ना भाई कितने टाइम लगा आपको, तो आप क्या करते हो, जैसे 6 घंटा लग गया। ठीक है, 6 घंटा लग गया 120 किलोमीटर कवर करने में, तो हर 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर ना, 20 किलोमीटर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले इस 1 घंटे में मैंने 40 मिनट चला दिया। तुम तो घर बैठे बैठे अंदाज लगा रहे हो ना, मैं तो एक्चुअल मोशन करके आ रहा हूं। तो क्या था, स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत थी, तो हम खूब गाड़ी तेज चलाए और 40 मीटर कवर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे ब्रेक लेना पड़ गया, मैं थक गया, तो ढाबे पे 1 घंटा बिता दिया। अब समझो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। फिर उसकी एवरेज मैं समझा रहा हूँ, एवरेज कैसे निकलता है। जनरली जब हम निकालते हैं, जैसे कोई भी ट्रेन होती है उसका टाइम होता है, ये सब एवरेज पे निकलता है। बीच में ट्रेन की स्पीड बदल जाती है, जब 2 स्टेशन के बीच में गैप पड़ जाता है, फिर घट जाती है, तो ओवरऑल जो टाइम दिखाते हैं कि 6 घंटा लगेगा, वो इस तरीके से ही लेके चलते हैं कि एवरेज कितना निकलेगा। और जब आपसे पूछते हैं ना स्पीड बताते हैं ट्रेन की, तो एवरेज स्पीड बताते हैं, मतलब वो वैरी करेगी टाइम के साथ, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना चलेगा, तो मतलब उसके हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर लो कितना टाइम मुझे लगेगा घर पहुंचने में, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगले 1 घंटे मैंने काफी तेज चलाया और मैंने फिर से 60 किलोमीटर कवर कर लिया, और पिछला जो 1 घंटे में मैंने आराम किया है उसको कवर करने के लिए। इस तरीके से टोटल डिस्टेंस मैंने निकाला, तो मैंने 120 किलोमीटर 6 घंटे में कवर कर लिया। समझ में आया एवरेज स्पीड कहाँ यूज होती है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, मेरी माताश्री का फोन जरूर आएगा। ठीक है, आ गया कि कहाँ हो तुम, अभी कितनी तेज गाड़ी चला रहे हो, तो उस इंस्टेंट पे मैं स्पीडोमीटर देख के जो बताऊंगा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। ये बहुत जरूरी है, जिस किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलता है। ठीक है,
तो ये हो गया। यहाँ पर एक रिलेशन है विद द डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन में अगर आपका डेरिवेटिव लग जाता है किसी क्वांटिटी के आगे, एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिस्टेंस को, ठीक है। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके डिस्टेंस को। डी लग गया मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि इंटरवल चेंज ही नहीं हो पाया, बहुत स्मॉल चेंज इन, ठीक है, टाइम। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी, द रेट एट विच पोजीशन, द रेट एट मतलब यहां पर जो पोजीशन चेंज हो रही है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये कैसी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अब पोजीशन वेक्टर रोल में आ जाता है। हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में किस रेट से क्लोजनेस बढ़ रही है, मतलब आप किस रेट से अपने डेस्टिनेशन को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेलोसिटी होता है। जो हमारी गाड़ी होती है, कार होती है, बाइक होती है या साइकिल होती है, उसमें जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, साइकिल में स्पीडोमीटर होता है, साइकिल में नहीं होता ना, इलेक्ट्रिक में होता है, हाँ इलेक्ट्रिक में होता है। तो अब उसमें जो दिखाता है वो स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है, स्पीड होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि उसमें कोई डेस्टिनेशन तो फिक्स नहीं करी ना तुमने, वो स्पीड होता है, डिस्टेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज ये डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया। अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको v से डिनोट करेंगे, स्मॉल v से, उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन लगाएंगे और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और हमेशा स्मॉल s से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। बस s में जब वेक्टर का साइन लगा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और नहीं तो वो स्केलर हो गया, ठीक है। अगर हम यूनिट लिखेंगे तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की सेम होती है, दैट इज मीटर इन एसआई यूनिट, है ना। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अगर सीजे से चल जाएंगे तो मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर और बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मीटर अपॉन सेकंड को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन में तो L अपॉन T आएगा, दैट इज T-1। यहाँ एक एनिमेशन चल रहा है काफी देर से, बेचारा कह रहा है कि मुझे भी बता दो। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, कैसे निकाल रहे हैं। यहां से स्टार्ट कर रहा है 0 से, ठीक है, कहां तक जा रहा है वो 6 मीटर तक, फिर वहां से वापस आ गया और 2 मीटर पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की बात होगी, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर, ठीक है। एंड अगर टाइम टेकन, यहाँ पर 4.4 सेकंड टाइम लगा, इसको टाइम मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है वेलोसिटी तो हम कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 0.45 मीटर पर सेकंड। और उसका राइट भी लिखा हुआ है, राइट लेफ्ट क्यों लिखा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। तो किस तरफ है? तो आपका राइट साइड में ही होगा, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये बंदा यहां चला आता, माइनस में चला आता, तो पता है क्या, माइनस साइन को रिप्लेस कैसे करते हैं? लेफ्ट लिख देते है ना, डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये इसमें आ गया नेक्स्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम। अच्छा, ऐसा केस बना सकते हैं जहां मैग्नीट्यूड को सेम रखेंगे लेकिन डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, उस केस में आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं माना जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम डायरेक्शन को अवॉइड करके यूनिफॉर्म बना दो बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हुए। ये स्पीड वाला केस नहीं है, इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए से बी गया, ठीक, इस इंटरवल में 2 सेकंड का इंटरवल हुआ और 2 मीटर किया उसने, लेकिन एरो बनाऊंगा मैं टुवर्ड्स राइट। फिर बी से वो सी पर गया, अगेन वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ बिटवीन बी एंड सी और टाइम लगा 2 सेकंड। यहाँ जो होगी वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स राइट, है ना, हर इंटरवल में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। अभी मैं क्या कहूँ कि सी से वापस आ गया वो ए पर या बी पर आ गया, ठीक है। तो अभी आपकी यहाँ पर डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल गई तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये है, this is possible only when it moves in a straight line without reversing
यहाँ मेंशन है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गई? अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो जो मैंने बोला C से B आ जाए तो कैसा हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म का केस बन जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को, क्योंकि बोला गया है कि चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी अगर बदलता है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। दोनों भी बदल सकते हैं, दोनों भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकते, दोनों बदल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर साथ में बदल जाएंगे तब भी आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? अगेन फिर से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 2 पॉइंट ले लूंगा, इनिशियल पॉइंट पे ध्यान रखूंगा कि कहां से स्टार्ट किया और उसने खत्म कहां किया, मुझे बी को देखना ही नहीं है। और मैं क्या कर देखूंगा कि ए और सी के बीच में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है? 4 मीटर का है ना, और टोटल टाइम इंटरवल कितना है? 4 सेकेंड। और मैं देखूंगा कि ए से राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में है तो मतलब पॉजिटिव रहेगा, और ये आपका डायरेक्शन, आपका वेलोसिटी का हमेशा टुवर्ड्स सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से मैंने निकाला एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? इसका नीचे देखो, यहाँ पर डेल्टा कहीं मैंने सिखाया हुआ है कि डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज दैट इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल, है ना, एवरेज चेंज भी कह सकते हैं उसको। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंजेस को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर वेलोसिटी को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या लग जाएगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहीं पर तभी आता है, मतलब डिफरेंशिएशन तभी लगेगा जब बहुत स्मॉल चेंज की बात होगी। तो अब मैंने डेल्टा को हटा के मैंने बोला ना, ये डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है, मतलब डेल्टा t की वैल्यू 0 के बहुत करीब है। मतलब जो चेंज इन टाइम है, जैसे मान लो मैंने 1 सेकेंड और 1.1 सेकेंड के बीच में, मैंने इंटरवल के बीच में क्या निकाला? वेलोसिटी। तो वो कैसी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस होगी, है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज आ रहा है। तो ये हो गया, क्योंकि आप देखो ना 0.1 सेकेंड की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर, है ना, तो दैट इज पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसको हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे dr/dt के रिस्पेक्ट में। जो आंसर आएगा वही होगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आ गए। तो आपने आज वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है, ये करो। करें? कह रहे हैं पार्टिकुलर ट्रैवल करता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। बहुत आसान है, वर्बली कर सकते हो। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो आपको क्या निकालना है? तो करो ना, यहां आंसर लिखा हुआ है। v इज इक्वल टू क्या होगा? आज देखो ना, पहले v1 इज इक्वल टू s/2 अपॉन t1, है ना, या फिर इसको हम s मान लेते हैं। s/2 ज्यादा कैलकुलेशन, वैसे कट तो दोनों जाने, कोई मतलब तो है नहीं, ऐसा फिगर बना दिया। इसको मान लेते हैं यहाँ मिड पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? s। मिड पॉइंट के बाद भी उतनी डिस्टेंस होगी, तो v1 और v2 में कुछ कॉमन होगा, s कॉमन होगा, t1 t2 निकल जाएगा। v1 t2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस सॉल्व हो गया। स्पीड निकालनी थी, निकाल लो। कर पाओगे कि अभी भी नहीं कर पाओगे? जल्दी करिए, बहुत आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान चैप्टर है, इससे आसान कुछ भी नहीं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा। यहां से पहले टाइम का तो कर लेते हैं, ये टाइम है तो t1 और t2 क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। क्या बेटा, आराम से सब्र करो। क्या जाएगा? s अपॉन v1 प्लस s अपॉन, यही तो होगा टोटल टाइम। टाइम तो ऐड हो जाएगा ना, यहां से यहां तक का जो टाइम है प्लस यहां से यहां तक का टाइम है, टोटल टाइम तो ऐसे ही होगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लोगे, क्या हो जाएगा? 2s अपॉन v1 v2, यही तो आएगा। s कॉमन ले लेते हैं भाई,
यह जाएगा v1 v2 और यह जाएगा v2 प्लस v1, ठीक है। ये ऐसे कट जाएगा, v1 v2 पर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस इसका आंसर, ठीक है। आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है हर्षित? ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। इससे आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये करो, ये खुद से करो, ये एकदम सेम उसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल, इस बार डिस्टेंस को हटा के क्या लिख दिया? टाइम। तो टोटल टाइम आप मान लीजिए t मानोगे तो t/2 करना पड़ेगा। अब हाफ को t मान लो, t + t कर लेना, 2t बन जाएगा आपका टोटल टाइम। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, फ्रैक्शन में दिक्कत होती है। तो हाफ को हमने t मान लिया, अगले हाफ को भी t मान लिया, ठीक है। तो टोटल टाइम 2t हो जाएगा, आसान हो जाएगा। विद स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकंड हाफ टाइम इंटरवल फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो v1 और v2 स्पीड दिया है, टाइम भी दिया, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। इस बार डिस्टेंस हम s1 s2 एज्यूम करेंगे। एवरेज स्पीड में हम इस बार क्या यूज करेंगे? s1 अपॉन t इज इक्वल टू v1 फर्स्ट इक्वेशन एंड v2 इज इक्वल टू s2 अपॉन t, ठीक है। तो s1 इज इक्वल टू v1 t प्लस प्लस कर दिया, तो डायरेक्टली कर दिया मैंने, चलो छोड़, कॉमा s2 इज इक्वल टू v2 t। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 हो जाएगा। तो मैं v1t प्लस v2t कर सकता हूं क्या? देखो ना, ये दो इक्वेशन मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन वही, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। यहां से उठा लिया मैंने s1 की वैल्यू और s2 की वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा? t प्लस t 2t आ जाएगा। नहीं, फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम हाफ t है, दूसरा भी t है, t प्लस t 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा न्यूमरेटर से t कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? v1 प्लस dt कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? v1 प्लस v2 बाई, ये आ गया तुम्हारा v एवरेज। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? आसान आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, नोट करो, कोई दिक्कत हुई बता देंगे। करो, नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलें आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज। A car moves with a velocity 2.24 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, आवर में है, ठीक है। आगे देखिए, इन फर्स्ट मिनट, अब ये जानबूझ के किया गया, यहाँ आवर में दिया, यहाँ मिनट में दिया, ठीक है। अब वो कन्वर्जन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विथ 3.60 पर आवर इन द सेकेंड मिनट। तो मतलब पहले एक मिनट जो आपका मोशन हो रहा है वो इस स्पीड से हो रहा है, दूसरे मिनट में इस स्पीड से हो रहा है, एंड विथ 5.18 किलोमीटर पर आवर इन द थर्ड मिनट। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी इन दीज 3 मिनट्स। कैसे करेंगे आप? टोटल टाइम इंटरवल कितना है? टोटल टाइम इंटरवल 3 मिनट है, सेकंड में करेंगे कितना आएगा? 180 सेकंड। और स्पीड को, वेलोसिटी को आवर से मिनट में कन्वर्ट करेंगे कि सेकंड में? सेकंड में करेंगे। तो कर लेना, किलोमीटर को मीटर में कर लेना, करके आंसर बताओ। दो चीजें सीख लो, या तो बड़ी यूनिट को रखो या तो छोटी यूनिट को रखो, या तो छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करो चाहे बड़े को छोटे में करो। याद रखना इस बात को, बहुत छोटी सी बात है और हमेशा गलतियां करते हैं आप ही लोग, हमेशा एग्जाम में करके आते हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। ये मैंने क्या किया, यहाँ मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, लेट द डिस्टेंस कवर्ड। अगर लिखना आपको सीखना नहीं आता है तो, क्योंकि अंडरस्टूड है यहाँ 3 मिनट में अलग अलग स्पीड वेलोसिटी से मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस अलग अलग होगी।
और टाइम इंटरवल को मैंने अलग अलग मान लिया ताकि कैलकुलेशन करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। ये पहले मैंने फॉर्मूला बना लिया, अब मैं सोल्यूशन करूंगा। डिस्टेंस कवर्ड इन ईच मिनट क्या आ जाएगा, S1, S2, S3, ठीक है। उसके बाद मैंने टोटल डिस्टेंस यहां पर लिख दिया। क्या होता है टोटल, माफ करना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को मिटा के डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन ईच मिनट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन ईच मिनट, ठीक है। हर मिनट में जो डिस्प्लेसमेंट होगी S1, S2, S3 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3, यही तो होगा। फिर अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3 मिनट, राइट। और अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1 अपॉन 60। कैसे किया मैंने, ये बहुत बेसिक होता है, देखो ध्यान से। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 आवर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। तो हमें क्या चाहिए था, हमें 1 मिनट में चाहिए था, तो 1 इंटू 60 कर सकते हैं ना, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से मिल गया 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, दैट इज यहां पर इसको 3 2 का 6 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/20 आवर। मैंने दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले छोड़ दिए। अब मैंने आवर में कर लिया, अब मेरे सारे यूनिट जो है एक ही में आ गए, किलोमीटर पर आवर में था न्यूमरेटर, ठीक है। अब उसको हम कर लेते हैं किलोमीटर, देखो S1 निकालते हैं, देन S1 विल बी इक्वल टू व्हाट, S1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 होगा ना, S1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1, सो S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1। गलत है, गलत है क्या, हाँ सिंपल है। तो S1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, कितनी वैल्यू दी हुई है 2.24 किलोमीटर पर आवर इनटू, अब 1 मिनट को करेंगे तो यहां लिखा हुआ 1/60 आवर, ये आवर और कट गया, देखो यूनिट किस में आ रही है, किलोमीटर में आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से S2 निकालिए, S3 निकालिए, तीनों को पुट करिए किलोमीटर के फॉर्म में और डिनोमिनेटर में आवर के फॉर्म में कर दीजिए, वो लिखा हुआ है आंसर, आंसर आपको सामने आ जाएगा। करके दिखाइए, मुझे करके दिखाइए। इसको ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ देना, मैंने क्या सिखाया, हमेशा आखिरी में सॉल्व करना, सबसे पहले वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो S2 क्या हो जाएगा, V2 into T2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अब मैं डायरेक्टली करूंगा 3.60 अपॉन 60 किलोमीटर, ठीक है, अंडरस्टूड है, ठीक है। 1 मिनट इज 1/60 आ जाएगा। फिर S3 कितना हो जाएगा, V3 इंटू T3, V3 कितना है 5.18 और T3 भी 1 मिनट है, तो उसको करेंगे कन्वर्ट तो 1/60 आवर हो जाएगा, ठीक। तो दैट इज 5.18 अपॉन 60 किलोमीटर। मैंने जानबूझ के इसको डिवाइड नहीं किया, पता है क्यों करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एलसीएम दिख रहा है, तीनों का सम करेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा, और अगर इसको डिवाइड करते डेसिमल में करते और टाइम बर्बाद करते और उससे कैलकुलेशन बेकार होती, इसीलिए, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड ऐड करके, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है आज का, और आगे बढ़ता हूँ। ये सब हो गया है ना, हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक है, आज 22 स्लाइड तक हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, 2.24 अपॉन 60 प्लस 3.60 अपॉन 60 प्लस 5.60 अपॉन क्या जाएगा 1/20, गलत है। 1 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट कितना आएगा 3 मिनट, 3 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में तो 1/20 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, यही तो सिखाया था मैंने, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा 2.24, इसको ऐड तो कर दो कि वो भी मैं करूं,
क्या जाएगा 60 और यहाँ जाएगा 20, है ना? कितना आ जाएगा ये 3, ये 3 आ जाएगा, कितना है बेटा 11.02 डिवाइडेड बाई 3 कि डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड नहीं किया ना, डिवाइड भी तो करोगे, करो और मुझे आंसर बताओ। कितना आएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा 3.06 नहीं 3.67 कितना आया ये किया है किलोमीटर पर आवर, यूनिट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? ये किलोमीटर पर आवर में हमने आंसर निकाला है, ठीक है? चलो ये हो गया, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सावधान रहें, अपना ध्यान रखें, है ना? और सावधान इंडिया देखते रहें। अच्छा, लेकिन हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे अभी ढेर सारे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आज हम लोग ने 7 क्वेश्चन तक करा है, यहाँ से करना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।